डिज़ाइन ऑफ alluvial canals. कैनाल्स, एलुवियल कैनाल्स के आपने हमारे जान ही लिया कि एलुवियल कैनाल्स क्या होती है, जो एलुवियल सॉइल्स पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। एलुवियल सॉइल्स कौन सी होती है, जो सैंड और सिल्ट्स के बारे में हम मोस्टली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनको कहा जाता है एलुवियल कैनाल्स। एंड ये जो हमारे पास जो एलुवियल कैनाल्स पे जितने भी क्या है, जो कैनाल्स का डिज़ाइन पढ़ते हैं, वो गिवन बाय कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी। जो थ्योरीज है वो हाइपोथेटिकल थ्योरीज होती हैं। इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ फॉर्मूलेस प्रोवाइड किए हुए हैं, उनके बेसिस पे हम इसका क्या है, डिज़ाइन किया जाता है। ओके, तो चलिए फर्स्ट हमारे पास जो है वो कैनेडीज थ्योरी के बारे में है। कैनेडीज ने क्या किया है, फर्स्ट जो स्टार्ट करने से पहले वो है एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो डेफिनेशन है वो है रेजिम कंडीशन। रेजिम कंडीशन, रेजिम बोल सकते हैं, रेजिम कंडीशन मोस्टली, रेजिम कंडीशन। और यही कंडीशन हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू आउट। जो हमारे पास जो हमारा एम है, जो हमारा कैनाल का जो डिज़ाइन करने का एम है, वो ये इस कंडीशन को एम करना है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है कि एवरेज कंडीशन है ये, कि ये क्या है, सिंपली किसी भी कैनाल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, सिल्टिंग एंड स्काउरिंग की प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। चाहे हम किसी भी तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करें, चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, वहाँ पर सिल्टिंग एंड स्काउरिंग की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। लेकिन बट ये क्या होती है, धीरे धीरे क्या है, ये प्रॉब्लम क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। क्योंकि क्या होता है, एक शेप, एक एवरेज शेप क्या गेन कर लेता है, तो उस एवरेज शेप को ही जो एक ऐसी शेप क्रिएट कर लेते हैं, जो एक ऐसी शेप प्लान वे में कि हमारी जो पैरामीटर्स है वो फुलफिल कर जाए एज ए डिज़ाइन पर्पसेस के हिसाब से, तो उस कंडीशन को जो अटेन करते हैं उसी कंडीशन को कहा जाता है रिज्मी कंडीशन। तो सिंपली हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है, हमारी जो बेड स्लोप होगी, हमारे पास जो कैनाल्स में क्या होगा, कौन कौन से हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, जो बेड स्लोप हो गई, हाइड्रोलिक डेप्थ हो गई, हमारी जो विड्थ हो गई कैनाल्स की, डेप्थ हो गई कैनाल्स की, जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट रहे, तो वो कंडीशन कहलाती है रिज्मी कंडीशन। अगर वो बार बार चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे एज ए टाइम प्रोग्रेस करेगा, अगर वो चेंज होते रहेंगे, तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन क्या है, वो हमारी कंडीशन क्या है, एज ए डिज़ाइन हमने उसी तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, तो वो कंडीशन क्या है, रिज्मी कंडीशन नहीं है। हमें कौन सी कंडीशन को अटेंड करना है, रिज्मी कंडीशन। रिज्मी कंडीशन का मतलब कि जितने भी पैरामीटर्स है कैनाल्स के रिगार्डिंग, वो क्या कांस्टेंट कंडीशन में आ जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई एज ए टाइम जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे किसी तरह का कोई ट्रेंड ना मिले। ओके, उस तरीके से कि कोई फ्लक्चुएशन ना हो, क्रिएट हो एज ए टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस करे, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रिज्यूम कंडीशन। ओके, और इसी कंडीशन को हम अटेंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिंपली कह सकते हैं इसको कि हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पास जितना भी सिल्ट है, जो जहाँ पर सिल्ट ग्रेड या सिल्ट चार्ज है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट, डिस्चार्ज शुड बी कांस्टेंट, मतलब एक एवरेज इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना। ओके, यहाँ पर इसको सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो regime condition means a stage when equilibrium condition is achieved। सिंपली हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अचीव हो गई तो उसी को कहा जाता है हमारे पास रिज्यूम कंडीशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो थ्योरी है इसके रिगार्डिंग वह है कैनेडीज थ्योरी।
कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी है क्या सिंपली? अब इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे क्या बताया है? इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है कैनेडीज थ्योरी। ये है कौन? ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब पीडब्ल्यूडी में, कैनेडीज थ्योरी। ओके, तो इन्होंने जो ईस्ट पंजाब है, ईस्ट पंजाब मतलब जो पाकिस्तान में है करंटली, वहाँ पर जो अपर जो हमारी चेनाब की जो है अपर चेनाब चैनल जो है, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे क्या एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कुछ अपने थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की। तो उस थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने बताया कुछ। तो किस तरीके से बताया, पहले तो फर्स्ट देखिए। ऐसा वो हमारी कैनाल है, और ये हमारा कोई कैनाल है। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये बताया कि जब वाटर फ्लो करता है तो क्या होता है, वाटर क्या करता है, जो हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रहा है, क्या से बॉटम पे जो फ्लो कर रहा है, तो क्या करता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या पे वाटर अगर किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या है, जो हमारी बेड स्लोप, जो हमारी बेड है, वो जो हमारे पार्टिकल्स है बेड पर, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, क्या होती है, स्कॉरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ से क्या है, एक एडीज जनरेट होते हैं। एडीज जनरेट मतलब एक क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, एडीज में आपने ये फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किया होगा, एडीज जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो एडीज होते हैं, जो एडीज जनरेशन होता है, वही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसको, सिल्ट्स को सस्पेंशन रखने में। सस्पेंशन रखने का मतलब क्या है, पहले बात तो फर्स्ट कंडीशन में ये गया सिल्ट्स से बनी हुई कैनाल से। जो इतने भी इन्होंने कैनाल्स पे इन्वेस्टिगेशंस किए थे, वो मोस्टली सिल्ट्स और सैंड्स पर क्या बनी हुई कैनाल्स थी। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्होंने कहा कि जो एक फ्लो होता है, फ्लो में क्या होता है, जो बेड से पार्टिकल होते हैं फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। फ्रिक्शन मतलब एडीज जनरेट करते हैं, एडीज जनरेशन होता है। ये एडीसी क्या होती है, सिल्ट्स को सस्पेंशन रखने में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सस्पेंशन में किस तरीके से, जो एडीज जनरेट हुई वो क्या करती है, इस तरीके से जनरेट होती है एडीज वर्टिकली। और ये करती है सरफेस की ओर टेंड्स करती है, सरफेस की ओर राइज करने लग जाती है। मतलब जो भी अमाउंट, जब भी हमारा वाटर फ्लो करता है, वो क्या करता है, पार्टिकल्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। और पार्टिकल्स को रिमूव करके क्या करता है, ऊपर की ओर टेंड्स करवाने की क्या करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है। बट अब पार्टिकल्स का भी कुछ वेट्स होता है, पार्टिकल्स का भी कुछ मास होता है। तो मास क्या है, अगेन वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। मतलब वो ग्रेविटी के उसमें जाने की कोशिश करता है, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल, जैसे ये हमारे पास कोई सपोज एक सिल्ट्स का पार्टिकल है। अब ड्यू टू एडीज जनरेशन ये क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। बट वेट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों की जो फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये जो पार्टिकल्स है, ये क्या है, सस्पेंशन कंडीशन में रहता है। सस्पेंशन कंडीशन का मतलब क्या है, ना तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, ना ही अपवर्ड जाने की कोशिश करता है। ये वाटर में ही क्या करता है, सिंपली फ्लो कर, उसके साथ ही फ्लो करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या सस्पेंशन कंडीशन में क्रिएट रहता है। तो इस तरीके से ये वाटर रहता है। सस्पेंशन कंडीशन का आपने जैसे मतलब आपने कभी देखा होगा कि वाटर क्या करता है, अगर आपने कोई जैसे सैंपल, कोई अगर सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल में क्या करे, वाटर क्या, वो जो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिर्फ वाटर के अंदर ही क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं, मतलब फ्लो करते रहते हैं। मतलब ना तो वो नीचे जा रहे हैं, ना ही ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो ऐसे बीच में ही कहीं पर क्या है, फ्लो कर रहे हैं। तो उन्हीं को उसी कंडीशन में है सस्पेंशन कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो है एडीज जनरेशन होता है। इस वजह से इन्होंने कहा एडीज जनरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन।
बाद में जब लेसिस आए तो उन्होंने ये बताया कि जो एडीज जनरेट होती है वो बॉटम से ही नहीं होती है, वो साइड से भी होती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कैनेडीज ने जितने भी अपने इन्वेस्टिगेशन उनके बेसिस पे कहा कि जो वर्टिकल एडीज है वो जनरेट होती है ओनली बेड से, और बेड से ही यही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एडीज जो जनरेशन है यही रिस्पॉन्सिबल होती है सिल्स पार्टिकल्स को सस्पेंशन रखने में, सिल्स पार्टिकल को सस्पेंशन रखने में। और यही क्या होता है फिर यहाँ से क्या होता है स्काउरिंग, और क्या होता है हमारे पास सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारा जो मेन एम है कि हमारे पास जो क्या मेन एम क्या है कि हमारा जिस तरीके से जो डिज़ाइन करना चाहता है कैनाल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कैनाल्स आर डिज़ाइन इन सच ए वे डैट नीदर स्काउरिंग एंड नॉर सिल्टिंग प्रॉब्लम इज देयर। तो ना तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम और ना स्काउरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो, तभी हमारे पास क्या होंगे एक स्टेबल चैनल और एक रिज्मी कंडीशन जिसे कहते हैं वो हम अचीव करना रहते हैं, वो अचीव हम क्या कंडीशन अचीव कर पाएंगे। ओके, तो दीज आर क्या ये कहा था किसने, हमारे कैनेडीज ने, उसके बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सिंपली जो जनरेशन ऑफ एडीज है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मोस्ट ऑफ द सिल्ट इन सस्पेंशन। अगर हम इसको लिखें जनरेशन ऑफ एडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर most of the silt keeping the most of silt in suspension। okay, तो अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे इन्होंने एक वेलोसिटी को डिफाइन किया कि एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ए मीन वेलोसिटी इन सच ए वे डेट नीदर स्काउरिंग और नॉर सिल्टिंग की प्रॉब्लम कंडीशन क्रिएट नाउ। मीन्स अगर उस वेलोसिटीज़ के लिए हम अगर क्या कैनाल्स को डिज़ाइन करते हैं उस वेलोसिटीज़ के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ना तो स्काउरिंग की प्रॉब्लम और सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। कि अगर वेलोसिटी का मतलब है कि हम मोस्टली हम क्या जब भी हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उसको कैलकुलेट करना। अब हमारे पास कैनाल की हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कैनाल्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट जो फैक्टर हमें पता होता है वो होता है डिस्चार्ज की वैल्यू। हमें डिस्चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है। जब भी हम कहीं पे अगर हम कैनाल को स्ट्रक्चर करने जाएँ, सपोज आपको ऐसे बोल दिया जाए कि चलिए कैनाल को हमें डिज़ाइन करना है कहीं पे, तो कैनाल की डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर हमें पता होना चाहिए और कौन से पैरामीटर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्चार्ज की वैल्यू पता होती है, बेड स्लोप हमें पता होता है क्योंकि बेड स्लोप उस टोपोग्राफी पे डिपेंड है कि कहाँ पर हो जाना है। तो यहाँ पर हमें डिस्चार्ज की वैल्यू पता है। अब जो हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर है वेलोसिटीज़, इसकी जो विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई, ये पैरामीटर्स हम क्या जो क्या कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी को डिज़ाइन किया जाता है, उसी को डिज़ाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है मोस्टली एक उन्होंने कहा क्या एक वेलोसिटीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करवा दी कि अगर इस वेलोसिटी के लिए हम किसी कैनाल को डिज़ाइन करें, अगर उस वेलोसिटी के लिए, तो क्या होगा ना तो स्काउरिंग और नॉर सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, तो दीज आर ये हमारे पास कहना है उनका। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है एक बार। चलिए आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तो किस तरीके से इन्होंने वेलोसिटीज़ की वैल्यू है उसको दिया है वो देखते हैं। क्या बताया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज according to Kennedy's, critical velocity is defined as a mean velocity at
there is neither scouring nor silting. Neither scouring and nor silting. तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्रिटिकल वेलोसिटी किस तरीके से प्रोवाइड की हुई? वी नॉट इक्वल टू 0.55 m y की y पावर 0.64. दिस इज वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि क्या है, मोस्टली जो है कैनेडियन ने प्रोवाइड किया हुआ है. okay. ये एक इक्वेशन है, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, जिसमें 0.55 m की पावर m इंटू वाई इंटू 0.64. वाई यहाँ पर क्या है, जो हमारी डेप्थ है, कैनाल की जो डेप्थ है, ये वाटर डेप्थ है, वो है वाई. m क्या है यहाँ पे? m इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. m इज critical velocity ratio which depends upon critical velocity ratio which depends upon type of soil used to construct canal. okay. m is the critical velocity ratio है क्या कि जिस पे हमने कैनाल्स को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिस पे हमने वैल्यूज़ को गिना है. तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ है. अब यहाँ पर जो m की वैल्यूज़ है, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉइल जो हमारे पास क्या यूज़ किया हुआ है. ये वैल्यू जनरली गिवन की होती है एग्जामिनेशन में, और अगर गिवन नहीं की हुई है तो इसको कहा जाता है, तो लिख देते हैं इसको कुछ वैल्यूज़ इसकी. ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हमारे पास क्या लिख सकते हैं, CVR भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, CVR. वाई हमारे पास क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो या फिर डेप्थ ऑफ कैनाल की वैल्यू है, ये मीटर में. ये क्या है, फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला से. ओके, यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है वो मीटर में ही होगी, जो वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट होगी वो मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकल कर आएगी. तो वी की वैल्यू है. ओके, इस बात का ध्यान रखना है. अगर वैल्यूज आर डिफरेंट, अगर वैल्यूज हमारे पास हैं जो डिफरेंट अगर गिवन की हुई, अगर वो डिफरेंट यूनिट्स में है तो उनको कन्वर्ट करके पुट करना है. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज होगी. तो चलिए यहाँ पर हमारे जो हम बात कर रहे थे एम की वैल्यू की, तो वो टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है. CVR. फर्स्ट वैल्यू है वो है, अगर सैंड अगर are coarser than the standard, sands coarser than the standard, then its value is 1.12, 1.2. If the sands finer than the standards, then this value is 1.2.7. ओके, सिंपली हमारे पास इस तरीके से इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है. तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या सिंपली एक फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले के बेस पे हमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. अब इसका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि डिज़ाइन किस तरीके से जो
स्टेप्स इन्वॉल्व है कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया जाता है उसमें, कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है डिज़ाइनिंग के लिए, वो देख लेते हैं। चलिए देखें। डिज़ाइन प्रोसीजर, तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास क्या है कि सिंपली हमारे पास जो डिस्चार्ज की वैल्यूज़ है उस पर डेप्थ की वैल्यूज़ को अज्यूम करना है। डेप्थ की वैल्यू गिवन नहीं की हुई होती है, डिस्चार्ज हमें पता होता है कि डिस्चार्ज हमारे पास क्या वैल्यू है, उस डिस्चार्ज के बेसिस पे डेप्थ की वैल्यू अज्यूम करनी होती है। अज्यूम करके हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये सिंपल स्टेप है। यहाँ पर देखिए ये जो मेथड है अब अजम्पशंस पे डिपेंडेड है, तो ये मेथड एक ट्रायल एंड जो है ट्रायल पे बेसिस, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे मेथड है। ये जो मेथड है ये ट्रायल एंड एरर के मेथड पे। चलिए फर्स्ट जो मेथड है फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, from the given value of discharge and silt factor या फिर जो हमारे पास CVR की वैल्यू है, कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो। किस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटीज़ की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, जो हमारे पास फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है 0.55 m। यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, ओनली y एंड m की वैल्यू, ये गिवन की भी होती है, m की वैल्यू गिवन की भी होती है, y की वैल्यू हमें अज्यूम करना पड़ता है, ओके, बेसिस ऑन द जो भी डिस्चार्ज की वैल्यू उसके बेसिस पे। चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा, अब हमारे पास जो वैल्यू है डिस्चार्ज की वैल्यू हो गया, y की वैल्यू को किस तरीके से अज्यूम करें उसके बेसिस पे इन्होंने एक टेबल प्रोवाइड की हुई है, उसकी वैल्यू पे एक टेबल दी हुई है, तो वो टेबल देखते हैं। छोटी सी टेबल है, ओके। ये हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू, डिस्चार्ज हमारे पास है मीटर क्यूब पर सेकंड में या क्यूमैक भी बोल सकते हैं, और ये हमारी ट्रायल डेप्थ जो कि है मीटर में। वैल्यूज़ क्या दी हुई है, 0 to 20 ट्रायल डेप्थ 1, 20 to 40 ट्रायल डेप्थ 2, 40 to 80 ट्रायल डेप्थ 2.5 मीटर्स में है वैल्यूज़। नेक्स्ट 80 to 100, then we assume the value is 3. If value is greater than 100, then value we assume as 3.5. ओके, सिंपली किस तरीके से वैल्यूज़ को हम देखते हैं। तो ये हमारी बेसिस डिस्चार्ज हमें गिवन और डिस्चार्ज के बेसिस पे हम ट्रायल डेप्थ अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, v की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। चलिए सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास एरिया है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट, वेलोसिटी हमें मिल गई, तो डिस्चार्ज जो हमारे पास है
गिवन किया होता है तो वहाँ से हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली तरीके से। एरिया क्या होता है, जस्ट क्यू को हमें क्या करते हैं वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए, क्यू इक्वल टू क्या होता है ए वी, वी हैव तो ए हमें कैलकुलेट करना है तो जस्ट क्यू बाय वी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं फाइंड एरिया रिक्वायर्ड, हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है फॉर द कैनाल सेक्शन, फॉर द कैनाल सेक्शन। ए हमारा क्या से होगा, ए रिक्वायर्ड इक्वल टू क्यू अपॉन वेलोसिटी, जो हमने कैलकुलेट फर्स्ट स्टेप में जो हमने कैलकुलेशन की थी वेलोसिटी की, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारे पास जो है अब एरिया में मिल गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का ज्यूम करना है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी इन्होंने कहा है जो कैनेडीज हैं मोस्टली क्या जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अज्यूम है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन को जब अज्यूम करते हैं तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बेड हमारा बेड हो गया, बेड विड्थ जिसको कहा जाता है, बॉटम विड्थ जो हमारे पास को कहा जाता है बेड विड्थ, जो साइड स्लोप है उनमें साइड स्लोप की स्लोप है वो किस तरह साइड की क्या स्लोप होनी चाहिए वो होती है, डेप्थ होती है उसकी वैल्यू, और टॉप विड्थ हमारे पास कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कहा है नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैनाल सेक्शन, find the dimension of a canal section by assuming it to be trapezoidal section, having side slope of half vertical, half horizontal, 1 vertical। ओके, अगर क्वेश्चंस में हमारे पास अगर गिवन नहीं है साइड स्लोप्स की वैल्यू तो हम अज्यूम कर सकते हैं हाफ हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इसका यूज़ किस लिए, हम टॉप विड्थ की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाते हैं, सेक्शंस कैलकुलेट किया जाता है उसमें। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हम डायमेंशन की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस किस तरीके से, आर हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट होगा, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इट इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पेरीमीटर हम यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वहाँ से हम पेरीमीटर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है फिफ्थ स्टेप हो गया, अब कैलकुलेट एक्चुअल मीन वेलोसिटी calculate actual mean velocity by using Cutter's equation, ये इक्वेशन अब ओपन चैनल का कैसे, ये क्या है, कैनाल से एक ओपन चैनल ही है सिंपली, तो वहाँ पर हम कटर्स इक्वेशन, मैनिंग इक्वेशंस, हमने ये क्या रीड करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब हम ओपन चैनल का जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, कटर्स इक्वेशन हो या मैनिंग इक्वेशंस हो गई, चेजेस इक्वेशन हो गई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम जो मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, कटर्स इक्वेशंस यूज़ करते हैं इसके केसेस में, कैनेडीज की थ्योरी में। और हमारी ये कटर्स इक्वेशन क्या हो गई, ये गिवन किस तरीके से होती है, कटर्स इक्वेशन किस तरीके से गिवन की होती है, यहाँ पर हमारे पास इसको लिख लीजिए 1 + 0.00155 by s
इसको याद करने का बेस्ट तरीका, सेम चीज को वापस रिपीट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर 1 + 1/n, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय n बाय √r होल इक्वेशन, यहाँ पर √r(s). तो दिस इज नोन एज कटर्स इक्वेशंस। कटर इक्वेशन सिंपली जो चेजिस इक्वेशन होती है C√RS, C यहाँ पर क्या होता है, चेजिस कांस्टेंट। तो चेजिस कांस्टेंट को हम किससे कैलकुलेट किया जाता है, √RS तो सेम है, R हाइड्रोलिक रेडियस हो गई एंड S इज द स्लोप। यहाँ पर जो स्लोप है वो चैनल की स्लोप है, यहाँ पर साइड स्लोप नहीं है ये, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो है चैनल की वो स्लोप है हमारे पास। ओके, यहाँ पर हमारे पास सिंपली एंड n इज द मैनिंग कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट होता है मैनिंग कॉफिशिएंट, जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, जो रॉबिस्टी कॉफिशिएंट जिसको कहते हैं वो है एस। हमारे पास स्लोप हो गई 1/n एंड 1 हो गया। ओके, तो दिस वैल्यू, ये चेजिस कॉफिशिएंट, जो चेजिस इक्वेशन होती है वो सिंपली क्या होती है, ये वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने की। तो सी की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली जाती है और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय सी √RS कर दीजिए। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज कटर्स इक्वेशन। तो ये हमारे पास वैल्यू इस क्या जो हमारा फॉर्मूला है इसकी वैल्यूज को हम क्या यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गया सिंपली। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये स्लोप का क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये हमने जो ड्रॉ किया है, ये जो स्लोप होती है ये होती है हाफ हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल में हमने अभी डिसाइड की, ये इसको बोला था साइड स्लोप, ये होती है साइड स्लोप। और अगर ये जो इस तरीके से स्लोप होती है चैनल आगे से, ये तो क्रॉस सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू, तो ये वाली जो स्लोप है इस नॉन एज जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्लोप होती है, ये होती है, इस स्लोप को बोलते हैं जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, ये बैड स्लोप, ये क्या है बैड स्लोप। ओके, तो यहाँ पर एस की जो है ये बैड स्लोप है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होएगा। ठीक, चलिए अब हमारे पास ये होती है एक्चुअल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें कैनेडीज के बारे में, तो ये था एक प्रोसीजर किस तरीके से हम वैल्यूज को बाय यूजिंग द कैनेडीज क्या जो मैं डिज़ाइन किया जाता है। स्मॉल से स्टेप्स से, ज़्यादा स्टेप्स है नहीं, इसमें 5 ही स्टेप्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिस्चार्ज के बेसिस पे हमारी क्या वैल्यूज़ को क्या वाई डेप्थ को अज्यूम कर लेना है, वाई डेप्थ से हमें क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास मिली तो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एरिया से फिर हम क्या करना है ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अज्यूम कर लेना है, उससे ट्रेपेजोइडल सेक्शन से अज्यूम करके हमारी जो वैल्यूज़ है, जो पैरामीटर्स है डिफरेंट कौन से, जो बी विड्थ हो गई, जो हमारे पास पैरामीटर है उसकी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम हाइड्रोलिक्स रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, तो यहाँ से हम एक्चुअल मीन जो वेलोसिटीज़ है, एक्चुअल वेलोसिटी जो फ्लो कर रही है उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जो हमने बताया था कि कैनेडीज ने कहा था कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मीन वेलोसिटी नीदर स्काउरिंग और नॉर सिल्टिंग। मीन्स हमारी जो वेलोसिटी जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की है वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। अगर इस एक्चुअल वेलोसिटी की अगर इक्वल हो गई तो अगर वो कंडीशन कहती है रिज्मी कंडीशन, मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा, ना तो स्काउरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हमारी वेलोसिटीज़ कम या ज़्यादा आती है तो वहाँ पर स्काउरिंग और क्या होगा सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डेट्स वाई ये क्या है जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यूज़ इक्वली नहीं आती है तो हमें क्या होगा डेप्थ की वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज की ये ओनली गाइडेंस पर्पसेस के हिसाब से ये क्या है ट्रायल डेप्थ है वैल्यूज़ गिवन की लिए, मतलब स्टार्टिंग्स आप किस तरीके से करेंगे। सपोज डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 50 क्यूमेक दी हुई है, 50 क्यूमेक के बेसिस पे ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो मतलब हमने 2.5 मीटर
अज्यूम कर ली। अब 2.5 मीटर अज्यूम करने का ये मतलब नहीं कि वो 2.5 मीटर ही हमें प्रोवाइड करवानी है, ऐसा कभी नहीं होगा। 2.5 मीटर तो स्टार्टिंग है। कि कभी कभी क्या होता है, जब स्टार्टिंग करने में तो प्रॉब्लम होती है, एक बार स्टार्ट मिल गया तो मतलब फिर हम क्या करते हैं, फ्लो करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये तो स्टार्टिंग डेप्थ है 2.5 मीटर, उस स्टार्टिंग डेप्थ को स्टार्ट करते हुए हमें वापस से ये क्या है, रिपीट करना है, वापस यहाँ तक कैलकुलेट करना है। अगर वेलोसिटी इक्वल आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हमें वापस से प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। किसके बेसिस पर, ट्रायल डेप्थ को, न्यू ट्रायल डेप्थ अज्यूम करनी। अगर 2.5 थी, अब यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए 2.55, 2.6, 2.7 अकॉर्डिंग, या फिर अगर हमारी वेलोसिटीज कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको रिड्यूस कर दी, 2.5 की जगह क्या कर दीजिए 2.40, 2.45, ऐसे वैल्यूज़ को क्या अज्यूम करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कब तक करनी है, जब तक कि वो वी क्रिटिकल वेलोसिटीज़ इस क्रिटिकल वेलोसिटीज़ के इक्वल ना आ जाए। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड जो ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, यहाँ पर इटरेशन हम करते ही जाते हैं जब तक कि वैल्यू इक्वल ना आ जाए। तो एक इसका क्या है, लिमिटेशंस भी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लिमिटेशंस भी हो गई कि किस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड क्या हो गया, इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए, इसके नंबर ऑफ लिमिटेशंस भी है। क्या इसकी अभी आप देख रहे हैं कि ये वेलोसिटीज़ के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, कटर्स फार्मूले को। कटर्स फार्मूले की अपने आप में एक लिमिटेशंस होती है। ये फार्मूला अपने आप में जब ड्राइव है तब अपने आप में एजम्पशंस लेके आया हुआ है। जब ये फार्मूला खुद अपने आप में एजम्पशंस लेकर आया हुआ है तो यहाँ पर इस थ्योरीज में भी क्या है, उस एजम्पशंस को, उस लिमिटेशंस को क्या है, इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो जो भी कटर्स की लिमिटेशन है वो कैनेडीज की भी लिमिटेशन काउंट हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या बैड स्लोप के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। जो बैड स्लोप की जो मैं बात कर रहा हूँ, एस की वैल्यू, ये डायरेक्टली हमें प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो ये भी उसके एक लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस में काउंट होती है। और एक लिमिटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इसने ना, इन्होंने कैनेडीज ने ओनली वर्टिकल्स एडीज को ही क्या है, बाकी इन्होंने कहा कि जो एडीज जनरेशन होती है वो वर्टिकली जनरेट होती है, मतलब बेड से ही जनरेट होती है। बट ऐसा नहीं होता है, जो साइड स्लोप्स है वहाँ से भी क्या है, एडीज जनरेशन, एडीज फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक उसकी लिमिटेशंस है, ये क्या लिमिटेशंस में काउंट होती है। तो चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन एंड इरिगेशन channel to carry 50 cubic of discharge, 50 cubic of discharge and channel is to be laid at a slope of 1/4000। यहाँ पर आप बैड स्लोप की वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। ये जो स्लोप है क्या है, बैड स्लोप है, 1/4000। द वैल्यू of CVR is 1.11, critical velocity ratio की वैल्यू, and cutters rugosity coefficient simply इज, जो n की वैल्यू थी वो प्रोवाइड की हुई है 0.203। इसको मैनिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। जो मैनिंग कोएफिशिएंट आपने पढ़ा होगा,
मैनिंग कॉफिशिएंट से वेलोसिटी किस तरीके कैलकुलेट की जाती है? v इक्वल टू 1/n r पावर 2/3 रूट s। ओके, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ से मैनिंग एन कॉफिशिएंट भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन किया हुआ है कि एक डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन की, बेड स्लोप की वैल्यू हमें गिवन की हुई, सीबीआर की वैल्यू हमें गिवन की हुई एंड की वैल्यू हमें गिवन की हुई। तो डिज़ाइन द क्या हमारे पास एक स्टेबल चैनल जो भी डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइनिंग जो पैरामीटर्स है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करना है। तो हमारा जो एम है कैनेडीज़ की थ्योरी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर क्या है कि v इक्वल टू वी, जो हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, मीन एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल हो जानी चाहिए। अगर जिस वैल्यूज़ पे वो इक्वल होती है और जिस पे हमने जो क्या किया, जो पैरामीटर्स कैलकुलेशन किए, जो बी विड्थ हो गई, इसके जो पैरामीटर्स हो गए, डेप्थ हो गई, वही हमारी क्या फाइनल डिस्चार्ज। ओके, डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के जो पैरामीटर्स है उनकी कैलकुलेशन करना। सिंपली हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई है डिस्चार्ज की जो है, assume the trial depth is 2.5 मीटर। कैसे? हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू 50 गिवन की हुई है। इस टेबल से आप देखिए 50 की वैल्यू लाई करती है 40 और 80 के बीच में। तो यहाँ पे हमने इसके बीच में लाई करती है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2.5 मीटर को अज्यूम कर लिया। ओके, 2.5 मीटर हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हम क्रिटिकल वेलोसिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो क्या थी, v नॉट इक्वल टू 0.55 m y 0.55 m वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 1.1, y हम अज्यूम कर चुके हैं 2.5। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटीज की वैल्यू आ जाएगी इजीली तरीके से। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 1.087 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड की कैलकुलेशन। ये हमारी क्या स्टेप 1 कैलकुलेशन हो गई है। स्टेप 2 बोल दीजिए, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्यू डिस्चार्ज अपॉन वी वेलोसिटी। क्यू हमारे पास कितना था 50, क्यू मैक इज डिवाइडेड बाय 1.087 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू विल कम इन मीटर स्क्वायर विच इज 4.597 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन हो गई। थर्ड स्टेप में हमारे पास कैलकुलेशन थी, वो थी क्या, ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अज्यूम करके इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। तो पैरामीटर तो कैलकुलेट किस तरीके से, तो अज्यूम कर लीजिए एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ये हमारा ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ट्रेपेजोइडल सेक्शन हमें मिल गया। हमारा वैल्यूज क्या है इसकी, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। टॉप विड्थ, इसको बोलते हैं टॉप विड्थ हमारी, ये हमारी बॉटम विड्थ,
बी की वैल्यू, और हमारी जो डेप्थ थी वो थी, जो हमने अज्यूम की थी वो थी डेप्थ 2.5 मीटर। ओके 2.5 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू तो कितनी आ गई, बी है तो ये बी, अगर ये 2.5 है तो अगर हाफ हॉरिजॉन्टल है तो इसका हाफ कितना हो गया 1.75, ये हमारे पास हो गई 1.75। बी हमारे पास ये कितनी है, वर्टिकल है तो 1.75, ये हमारी डेप्थ हो जाएगी बी, ये वाली हमारे पास 1.75। ओके इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। अगर साइड स्लोप हमारे पास 1 दी हुई है तो हाफ हॉरिजॉन्टल है मतलब 1, इसका आधा हो गया 1.75 ही होगा। चलो 1.75 ही होगा या कुछ और होगा, वन 1.25 होगा, 1.75 नहीं 1.25 होगा। तो चलिए हमारे पास ये क्या बन गया, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पर ये 1.25 हो जाएगा, 1 2 2.5। ओके अगर इसको हम सिंपली 1.25 तो है ही है, ये तो है न्यूमेरिकल टर्म में। अगर कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्या है वैल्यूज न्यूमेरिकल भी की वैल्यू गिवन नहीं होती, जैसे सपोज यहाँ पर हमारी डेप्थ है वाई की डेप्थ, तो हम क्या फार्मूला भी एक जनरेट कर लेते हैं। किस तरीके से फार्मूला क्या जनरेट कर लेते हैं कि हम इसको 2.5 को क्या लिख लेते हैं, इक्वल टू वाई एज्यूम कर लीजिए आप इसको। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है ऊपर, वो वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, ये बी नहीं आएगी, वाई वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ है वाई, ये बी और ये हमारे पास ये कितनी 1, इसको वाई एज्यूम कर लीजिए सिंपली, तो ये y/2 और ये y/2 सिंपली, इसको वाई ही रहने दीजिए ताकि हम क्या कर सकें फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं हमें किसके लिए, पैरामीटर्स के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल विड्थ, जो हमारे पास सम ऑफ द पैरेलल जो हमारे पास विड्थ है, हमारे पास कौन कौन सी है, बी प्लस y/2 मतलब y हो गया वो, प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में y, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ 2b प्लस y इंटू y, सिंपली ये हमारे पास की वैल्यूज आ गई, एरिया की वैल्यू किसके टर्म में, y इसके टर्म में। चलिए अब इसको वैल्यू को लिख लेते हैं पेरीमीटर की वैल्यू। पेरीमीटर क्या होता है, बी एंड दिस साइड स्लोप की वैल्यू। साइड स्लोप क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर साइड स्लोप की वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें। अगर हमारे पास ये y है और ये हमारे पास y/2 है, तो इसकी वैल्यू साइड स्लोप की क्या वैल्यू आएगी, y का स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू विल कम कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 5 y स्क्वायर बाय 4। जब इसको अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5√5/2। ओके ये वैल्यू कैलकुलेशन होगी सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप साइड जो हमारा पेरीमीटर वो क्या आ जाएगा, b प्लस सेम वैल्यू इसकी होगी तो 2 टाइम्स ऑफ √5y/2। तो यहाँ से हम कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल, तो b प्लस √5y। ओके तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेशन, तो ये हमारी इक्वेशंस क्रिएट हो गई एक। यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को और हम वैल्यूज़ इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास नॉन टर्म्स क्या क्या है। यहाँ पर एरिया की कैलकुलेशन देखिए, एरिया में हमें एरिया पता है, टोटल एरिया ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया में पता है।
y हमें पता है 2.5 इसकी वैल्यूज, तो हमारे पास इस इक्वेशन में अननोन क्या है, a की तो अननोन है, b की वैल्यू, तो यहाँ पे a की अननोन है और एक इक्वेशन है, तो कैलकुलेशन इजीली तरीके से हो सकती है। यहाँ पर इसको कह दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से अगर हम देखें, पहले जो एरिया की वैल्यू थी हमारे पास आई थी 4.97 मीटर स्क्वायर एरिया की थी, हाफ 2b प्लस y विच इज़ 2.5 एंड 2.5। तो यहाँ पर b की जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट हो जाएगी, v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कैलकुलेशन के बाद में 17.14 मीटर। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हमारे पास b की वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास y की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम पेरीमीटर की जो वैल्यूज़ है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू b हमारे पास है 17.14 प्लस रूट 5 इंटू 2.5, तो दिस वैल्यू विल कम 22.73 मीटर। यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ से अब पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, हमारे पास जो स्टेप थर्ड था वो हमने कैलकुलेशन कर लिया कि जो डायमेंशन ऑफ जो कहते हैं हमारे पास कैलकुलेशन करनी थी डायमेंशन ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन की। डायमेंशन का मतलब हमारे पास विड्थ की वैल्यू कैलकुलेशन थी और पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो हमारे पास कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टेप हमारे पास अब फोर्थ जो है वो था, स्टेप फोर्थ हमारे पास क्या था, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर की वैल्यू, दिस इज गिवन बाय द वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया जो था वो था 45.97, हमारे पास वैल्यू पेरीमीटर की आ गई 0.722 तो दिस वैल्यू विल कम 2.02 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेप हमारा 5, लास्ट स्टेप, एक्चुअल वेलोसिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करना। एक्चुअल वेलोसिटी किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होगी, एंड दिस इज गिवन बाय, ये हमारा फॉर्मूला था, ये बड़ा सारा फॉर्मूला जो हमारे पास था उसकी वैल्यू से। किस तरीके से उस फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं, एक तरीके से कि फर्स्ट तो हमारे पास 1 प्लस जो हमारे पास है 0.00155 एस डिवाइडेड बाय जो हमारे पास वैल्यूज़ है, जो हमारे पास सॉरी इसके लिए ये 23 प्लस है, यहाँ पर 1 प्लस नहीं 23 प्लस है, 23 प्लस 0.00 जो 0.00155 जो हमारे पास है डिवाइडेड बाय एस। सेम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, सेम जो वैल्यूज़ ऊपर उसी को रिपीट कर दीजिए। ओके, जस्ट रिपीट दिस वैल्यू, फिर यहाँ पर 1/n कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए n अपॉन रूट आर का। ये एक इक्वेशन बन गई और यहाँ पर हमारे पास रूट आर एस है। सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें, n की वैल्यू हमें गिवन की हुई है, s की वैल्यू हमें गिवन की हुई है जो 1 in 4000 में गिवन था। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आंसर कैलकुलेट कर देना है। एक बार हमने यहाँ पर सही लिखा था क्या, यहाँ पर भी गलत लिख दिया था, यहाँ पर 23 है, सॉरी ये 23 है। ओके 23, इसको डिलीट करके लिख लीजिए।
जो 1 है वो बाहर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन की हुई थी वो गिवन की हुई थी। वो वैल्यूज़ गिवन की हुई थी हमें, जो 1/n की तो वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई थी 0.023 की वैल्यू गिवन की हुई थी। एस की वैल्यू 1/4000 गिवन की हुई थी। तो एस की वैल्यू 1/4000 गिवन है, तो 1/4000 ही यहाँ पुट करना है। यहाँ पर 4000 पुट नहीं कर देना है, एस की वैल्यू 1/4000 ही पुट करना है। ओके, आपको दिखा देते हैं एक बार पुट करके। एन की जो वैल्यू गिवन की हुई थी वो गिवन की हुई थी, कितनी गिवन वैल्यू, 0.023। पुट कर दीजिए यहाँ पे। चलिए प्लस 23 प्लस 0.00155 1/4000 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 1/4000 n की वैल्यू अगेन 0.023 डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे 2.02। पुट कर दीजिए यहाँ पर भी वैल्यूज़ 2.02 मल्टीप्लाई बाई 1/4000। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 1.109 मीटर पर सेकेंड। 1.109 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये है एक्चुअल वेलोसिटी। हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी 1.087। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी थी वो थी 1.087 मीटर पर सेकेंड। हमारी एक्चुअल वेलोसिटी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। एक है 1.109 और एक है 1.087 ही है, तो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर ये हमने प्रोवाइड करवा दी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, तो क्या होगा, हमारे सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमको कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है दोनों इक्वली ना आ जाए। ओके, तब जो नेक्स्ट ट्रायल होगा, फॉर द नेक्स्ट ट्रायल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट ट्रायल assume the depth y की वैल्यू जो हमारे पास है assume कर लीजिए 2.6 मीटर। 2.5 हमने पिछली बार assume किया था, 2.5 अब नेक्स्ट टाइम assume कर लीजिए। अब 2.6 मीटर से हमने सारे जितने भी स्टेप्स हमने कैलकुलेट किए हैं 1 to 5 उसको रिपीट करना है, उनको क्या करना है, रिपीट करना है। तो यहाँ पर अगेन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है, अगेन वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू v ग्रेटर देन आ जाएगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे अदर अगेन इसको, तो v इज ग्रेटर देन v नॉट आ जाएगी अगेन। इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो वैल्यूज़ है ग्रेटर देन आने के बाद में हमें क्या अज्यूम करना है, अगर वैल्यूज़ हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, मतलब हमें वैल्यूज़ को रिड्यूस करना है। तो अगर 2.6 अज्यूम किया था हमने पहले, अब अज्यूम कर लीजिए अगेन जो अनदर वैल्यू है उसको अज्यूम कर लीजिए y इक्वल टू 2.7 मीटर। नेक्स्ट 2.6 पे आ गई थी वैल्यू, अब नेक्स्ट हमने 2.7 अज्यूम कर ली। तो जब हम 2.7 अज्यूम करेंगे तो v की वैल्यू v नॉट आ जाएगी, v की वैल्यू v नॉट आ जाएगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ अगेन 1 to 5 रिपीट करेंगे स्टेप्स को, टेक ये वैल्यू अज्यूम करके टेक y इक्वल टू रिपीट steps from 1 to 5।
तो यहाँ पे v इक्वल टू वी नोट हमारे पास मिल गया। अगेन v इज ग्रेटर देन वी नोट। अगेन हमने क्या किया 2.75 अज्यूम कर ली, 2.75 अज्यूम करेंगे तब हमारे पास v की वैल्यू इज ग्रेटर देन वी नोट आ गया। मतलब अब समहाउ के बीच में इसके इन दोनों के बीच में हमारी क्या वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यूज है वो लाई करेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया अगेन अनदर वैल्यू को y इक्वल टू 2.65 मीटर हमने क्या कर दिया एक वैल्यू अज्यूम कर ली 2.65 मीटर और इस वैल्यूज के लिए हम क्या सारी वैल्यूज को क्या रिपीट कर देंगे स्टेप रिपीट स्टेप्स फ्रॉम 1 to 5 जब तक की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू के लिए हमारे पास 3 ट्रायल हमें दिखाने होते हैं, एटलीस्ट 3 ट्रायल तो हमें करने ही होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जब हम इसको समझाते तो टाइम लगता है बट जब हम इसको खुद करते हैं ना तब इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। जब इसको सिंपली हम डायरेक्टली क्या हमें स्टेप्स पता होते हैं डायरेक्टली फटाफट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली 3 ट्रायल्स तो आपको करने पड़ेंगे। क्या होगा 3 ट्रायल्स में हमारी जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा नियर बाय आ जाएगी तो हमारे पास कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो ये तो हमारे पास जितनी भी थी ये हमारे पास था कैनेडीज़ के अबाउट कि किस तरीके से जो कैनेडीज़ ने अपनी थ्योरी को गिवन की हुई है फॉर नाइदर सिल्टिंग और स्काउरिंग कंडीशन के लिए किस तरीके से स्टेप्स है किस तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटीज़ को डिफाइन किया हुआ है। सिंपल एक क्रिटिकल वेलोसिटीज़ का उसने फॉर्मूला प्रोवाइड करवा दिया और कैलकुलेशन कर दिए। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसकी लिमिटेशन मैंने बताई थी कि फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी क्या हो गई कि इसने जो एडीज जनरेशन अज्यूम किया था वो इसने अज्यूम किया था ओनली के बेड से बट ऐसा नहीं होता। जो एडीज जनरेशन होती है वो दीज आर जनरेट फ्रॉम बेड स्लोप जो बेड्स है बेड स्लोप एज वेल एज साइड स्लोप्स। ओके एडीज जनरेशन देन सेकंड इज देयर इज़ नो फार्मूला फॉर द बेड स्लोप कि यहाँ पर कोई बेड स्लोप के लिए कोई फार्मूला प्रोवाइड नहीं किया था इसने। एंड जो हमारे पास एम की जो वैल्यूज़ है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो उसको भी इसने ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया था कि किस तरीके से हम जो एम की वैल्यूज़ है उसको डिफाइन करेंगे। वो भी हमारे पास क्या वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं किया था। ये क्या एक ट्रायल एंड एरर मेथड है तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन है कि किस तरीके से ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये हो गई मतलब जो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज जो हमने डिस्कस कर रहे थे सिल्ट सस्पेंशन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको भी एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। इन्होंने ओनली एक वेलोसिटी और डेप्थ में एक रिलेशनशिप को हमें प्रोवाइड करवा दिया है और उसके बेसिस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं डिस्चार्जेस को। चलिए बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे लेसिस के बारे में। लेसिस थ्योरी में उन्होंने हर कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला प्रोवाइड किया। नंबर ऑफ फार्मूलाज आर प्रोवाइडेड इन अपकमिंग थ्योरी तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए फिर आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हेलो थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.